न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो नेपाल में सोशल मीडिया से बैन को हटा दिया गया। हिंसक प्रदर्शन के बाद बैन वापस ले लिया गया। हिंसक झड़प में 18 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग इस विरोध प्रदर्शन में घायल हुए। काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू जो है अभी भी देखने को मिल रहा है। काठमांडू में सभी दुकान और मार्केट सभी कुछ बंद कर दिया गया है। हिंसा फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश यहां पर दिए गए हैं। तो काठमांडू में सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। मार्केट जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और विरोध प्रदर्शन के बाद यहां पर कर्फ्यू जो है अभी भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं दबाव के कारण अब सोशल मीडिया से बैन को हटा दिया गया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को हटा दिया गया है। हिंसक प्रदर्शन के बाद ये बड़ा फैसला जो है लिया गया है। हिंसक झड़प में 18 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग इस विरोध प्रदर्शन में घायल हुए हैं। तो काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू अभी भी देखने को मिल रहा है। काठमांडू में सभी दुकानें और मार्केट सभी कुछ इस समय बंद है। तो हिंसा फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई के आदेश यहां पर दिए गए हैं। तो सोशल मीडिया पर संग्राम जो है देखने को मिल रहा है। नेपाल में विरोध प्रदर्शन हुआ तो वहीं इस विरोध प्रदर्शन में आपको बता दें 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कई सैकड़ों लोग इस विरोध प्रदर्शन में घायल हुए। तो वहीं सोशल मीडिया से बैन हटा दिया गया है। बड़ा रीजन तो ये है कि करप्शन टॉप लेवल पे पहुंच गया है हमारे कंट्री पे। करप्शन का लेवल इतना हाई हो गया है कि जनता का सहन शक्ति से भी ऊपर चला गया है। रीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन यही था। हम हॉस्पिटल में, मेरा यहाँ कोई भी रिलेटिव्स भी नहीं है, कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका वो रिलेटिव्स भी नहीं है, कोई चिन जान का आदमी भी नहीं है। ह्यूमैनिटी के आधार से हम यहाँ दिन के 3 बजे से सेवा में लगे हुए हैं। हम सवेरे 10-11 बजे से स्टार्ट हुआ माइती घर मंडला में। हम वहीं पे थे माइती घर मंडला में। वहाँ से आगे बढ़ते हुए सब शांतिपूर्ण हिसाब से चल रहा था। वहाँ से हम आए पार्लियामेंट, आपको पता होगा पार्लियामेंट के सामने आए। वहाँ बाहर से कुछ लोग आए। हम जेनरेशन जेड की तरफ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। वहाँ से बाहर से कुछ लोग आके वो पत्थर उत्थर फेंकने लगे। वहीं से जेनजी लोग भी गरम हो गए, वही उनके ही पीछे पीछे चल गए, पत्थर उत्थर थोड़ा सा कर दिए। वहीं से फायरिंग शुरू हो गया। तो सब फायरिंग के बाद ये लेवल हाई में चला गया। तो हिंसक प्रदर्शन में 18 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इस हिंसक प्रदर्शन में घायल भी हुए हैं। तो नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर लगे बैन के खिलाफ हिंसा में 18 लोगों की मौत हो गई। शाम को कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सरकार ने सोमवार देर रात बैन वापस लेने का ऐलान किया। सरकार ने युवाओं से प्रदर्शन वापस लेने की अपील भी की। हालांकि युवाओं का कहना है कि वे मंगलवार यानी आज से प्रदर्शन तेज करेंगे। नेपाली संसद भवन के बाहर मंगलवार सुबह धीरे धीरे भीड़ जो है देखने को मिल रही है। संसद भवन के बाहर तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी के निशान भी देखने को मिल रहा है। लोग प्रधानमंत्री केपी ओली को हटाने और दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही केपी चोर, देश छोड़ जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमारा आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर नहीं है। हमारी मांग है कि नेपाल में करप्शन पूरी तरीके से खत्म हो।
और अधिक जानकारी ले लेंगे और अधिक चर्चा कर लेंगे इस पूरे मामले में। हमारे साथ दीपक वोहरा, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट, दो मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी दीपक जी, क्योंकि जिस तरीके से हमने कल देखा नेपाल में विरोध प्रदर्शन हुआ, 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई, कई सैकड़ों लोग घायल हुए। सोशल मीडिया पर नेपाल सरकार ने बैन लगाया, फिर दबाव में आने के बाद उस बैन को हटा दिया। कूटनीतिक दृष्टि से आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है जब आपसे सीखता हूँ, आपका चैनल देखता हूँ, और यूके देवनाथ साहब तो इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। नेपाल में कई बार गया हूँ, रहा हूँ वहां पर। सबसे पहले आपको बताता हूँ, जब ये शुरुआत हुई थी इस डेमोन्स्ट्रेशन की, ये शांतिपूर्वक था। लेकिन फिर रेडिकल एलिमेंट, ये मैंने कई देशों में देखा है, शांति से आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। भारत में भी ये देखा था जब उस लड़की का बलात्कार हुआ था बस में, तो कोई हिंसात्मक लोग आ जाते हैं, टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, पथराव करते हैं जो सरकार के बरखिलाफ हो। यही हुआ है नेपाल में। उन्होंने पत्थर मारे, उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक करवाया, अपने साथ क्रोबार्स लेके आए थे, हथौड़े लेके आए थे, तोड़ दी एक दीवार, अंदर घुस गए। तो इसका मतलब यह है कि ये वेल ऑर्गेनाइज था इनकी तरफ से। अब ये क्यों हुआ, ये शांतिपूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट क्यों हुआ? तीन बेसिक चीजें हैं। आप लोग इसको कहते हैं जेन जी प्रोटेस्ट, यानी जो अभी की जनरेशन आपकी उम्र के हैं, जिनकी उम्र समझ लीजिए 15 से लेकर 30 साल तक है, यंग पीपल। मैं तो जेन ए हूँ, एंशंट, पुराने जनरेशन का। ये लोग सड़कों पे क्यों उतरे हैं मैम? कोई क्यों उतरता है? ये मैंने अपने करियर में बहुत जगह देखा है। सूडान में देखा है मैंने इसको, जिम्बाब्वे में देखा है मैंने इसको, आर्मीनिया में देखा है, जॉर्जिया में देखा है। ये लोग सड़क पे उतरते हैं तीन चीजें। पहली है करप्शन, भ्रष्टाचार। नेपाल का आप यकीन नहीं करेंगी, मैं तो गया हूं ना, सरकारी अस्पताल में दवाइयां फ्री मिलती है, एडमिशन फ्री है, लेकिन घूस दोगे तब मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल में एडमिशन फ्री है ना, घूस दो, हर चीज के लिए घूस दो। तंग आ चुके हैं। पहली चीज करप्शन। दूसरा महंगाई। जो कृषि है नेपाल की खत्म हो गई है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार। बुढ़े बुढ़े सब भरे हुए हैं, मेरी उम्र के 72 साल का एक केपी ओली में रखा, और एक इसका गुर्दा भी नहीं है, वो ट्रांसप्लांट भारत में कराने आया था। गाली जितनी मर्जी दे हमारे को, लेकिन आता यहीं पे जब उसको तकलीफ होती है। तो एक चीज ये है कि महंगाई, और तीसरा मैम रोजगार। इनकी सरकार झूठ बोलती है, बहुत सी सरकारें झूठ बोलती हैं कि 20% बेरोजगारी है। रबिश। मैंने वहां देखा है 60% यंग पीपल में अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या करेंगे? हजारों की तादाद में हर महीने छोड़ के यंग नेपालीज गल्फ में चले जाते हैं। आप दुबई जाइए, ओमान जाइए, कहीं जाइए, जितने टैक्सी ड्राइवर हैं सब नेपाली हैं, छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि भविष्य नजर नहीं आता उनको। ये बेसिक कारण थे। केपी ओली साहब ने जो प्रतिबंध लगाया था ऑन सोशल मीडिया, वो इसलिए लगाया था कि ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें और मेरे अगेंस्ट एक मूवमेंट चालू ना हो। लेकिन ये बिल्कुल गलत डिसीजन था, क्योंकि सोशल मीडिया मैम, जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये एक साधन होता है एक्सप्रेस करने का। अगर आप मेरा मुंह पे ताला लगा देंगे तो फिर मैं हाथ से मारूंगा आपको। कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए। ये नहीं का। और फाइनली, जैसा भारत में है, प्रति सेकंड भारत में, आपके देश, मेरे देश, गुरबीक साहब के देश में 6000 प्रति सेकंड हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। हमारा जो खरीदारी होती है वो थ्रू व्हाट्सएप या फोन पे या गूगल पे, जो भी है उसके थ्रू होती है। हम लोग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, बात वो सब चला गया वहां। वो क्या करेंगे मैम? वहां तो इतनी बुरी हालत है। I felt very bad पिछली विजिट में कि ये बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। तो अब मेरा मानना है कि ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। केपी ओली शर्मा साहब ने चाहे कुछ रिवर्स कर दिया हो ना, कि उनको जाना पड़ेगा। एक केयर टेकर सरकार आएगी और वो केयर टेकर सरकार इलेक्शंस करवाएगी। अब ये जो सुनामी है, यूथ सुनामी, इतनी तेज हो चुकी है कि इसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी है, डिफेंस एक्सपर्ट। मैं आपके पास भी आना चाहूंगी यूके देवनाथ जी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिला सोशल मीडिया, जैसे कि अभी दीपक सर ने बहुत अच्छी बातें बताई कि केवल सोशल मीडिया को लेकर यहाँ पे जन जी के लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया। उनकी मांग ये भी है कि करप्शन को पूरी तरीके से यहाँ पर हटा दिया जाए। अब बात कर लेते हैं नेपाल से सटे भारत के सीमा के कुछ राज्य आते हैं, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इस अशांति का असर भारत में कितना देखने को मिला, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आमतौर पर सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? जी हाँ निशब जी, भारत सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर बहुत ही पैनी नजर रखी हुई है। होम मिनिस्ट्री अलर्ट है, नेपाल की सीमा के साथ एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। हमारे जितने प्रांत हैं, जैसे हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है,
सिक्किम है, सब जगह पर जो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं उनको अलर्ट रखते रखा गया है। और सीमा के पास कोई भी अगर अवांछनीय एलिमेंट्स घूम रहे हैं तो उनके ना सिर्फ नजर रखी जा रही है, और लोकल पुलिस को ये भी बता दिया गया है कि उनको थोड़ी देर के लिए अरेस्ट भी कर सकते हैं। बात यह है कि नेपाल के साथ भारत के रिलेशंस हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, जब जब भी वहां पर थोड़ा लेफ्ट लीनिंग सरकार आती है, जैसे अभी भी सरकार है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। एम्बेसडर वोरा मेरे साथ प्रोग्राम में है। होता क्या है कि जब भी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल किसी की मदद से पावर पे आ जाती है तो वो थोड़ा चीन की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं। इससे होता क्या है कि अगर आप नेपाल में जाएंगे तो देखेंगे कि उनकी अर्थव्यवस्था पर चीन ने काफी हद तक बहुत बड़ा निवेश करते करते इनडायरेक्ट कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है। हाँ। नेपाल में आप जाएंगे, सड़कें, होटल्स, मॉल्स, ना सिर्फ चीन की सरकार वरन चीन के प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या उनकी जो चीन की बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, उन्होंने नेपाल पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब दिक्कत ये आ रही है कि भारत सरकार ने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की है कि हम नेपाल की सरकार को जितने वाजिब सपोर्ट है वो दें। दिक्कत भारत और नेपाल के बीच में ये भी है कि नेपाल के करीब, जैसे मैं डिफेंस में था, एयरफोर्स में था, करीबन 30,000 से ज्यादा नेपाली सोल्जर्स हमारी आर्मी में काम कर रहे हैं। नेपाल में करीबन 1.5 लाख से ज्यादा नेपाल के गुरखा रिटायरीज रहते हैं। तो हमारा एक सपोर्ट बेस तो नेपाल में रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये सपोर्ट बेस आस्ते आस्ते कमजोर होता जा रहा है। नेपाली कांग्रेस जो है वो, जो कि किसी समय एक विरोधी पार्टी का एक रोल अदा कर सकती थी, वो भी अब सत्ता के लालच में ही कहूंगा वो सत्ता सरकार के साथ है। तो नेपाल में कोई इफेक्टिव विरोधी पार्टी नहीं है। जनता को अपने आक्रोश को, दिल का जो गुबार है उसको निकालने का कोई जरिया नहीं है। आमतौर पे निशा जी क्या होता है, सभी डेमोक्रेसीज में एक सत्ता पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, और विपक्ष हमेशा जो जनमानस है उसकी जो मन की इच्छा होती है, जो कि सरकार या तो सुन नहीं रही है या पूरा नहीं कर रही है, उसको विपक्ष पार्लियामेंट में उस मुद्दे को ले जाता है। ऐसा नेपाल में नहीं हो रहा, क्योंकि कोई इफेक्टिव ऑपोजिशन पार्टी तो है ही नहीं अब वहां पर। अब एक ही जरिया था, जैसे एम्बेसडर वोरा ने कहा कि सोशल मीडिया, युवाओं में जो आक्रोश था वो सोशल मीडिया के मदद से बाहर निकल जाता था। होता क्या है कि सभी देशों में हर हफ्ते, हर महीने जनता को एक मौका दिया जाता है कि आप एक छोटा छोटा प्रदर्शन करें, जलसा करें, अपना विरोध जताएं। उसके बाद लोगों का आक्रोश कम हो जाता है, वो तितर बितर हो जाते हैं, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ऐसा नेपाल में नहीं करने दिया गया। जी निशा जी, एक और प्रश्न मेरा आपसे है यूके देवनाथ जी, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी हाल ही में बांग्लादेश में देखा तो एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन देखने को मिला, तो वहां पे भी सत्ता पलट हुआ, तो नेपाल में भी सत्ता पलट के आसार देखने को मिलेंगे क्या? क्योंकि जिस तरीके से कल विरोध प्रदर्शन हुआ और इस विरोध प्रदर्शन में मौत का आंकड़ा भी हमने देखा 20 के पार हो चुका, सैकड़ों लोग इसमें घायल भी हुए। निशा जी, हो ये रहा है कि नेपाल की सरकार हमेशा दो देशों को ब्लेम करती रही है। अभी भी वहां से नेपाल की सरकार होले होले सरकारी मीडिया में तो खैर नहीं, लेकिन जो सरकारी सोशल मीडिया है उस पर बात फैलाने की कोशिश कर रही है कि ये पूरा जो उपद्रव हो रहा है टूल किट या तो अमेरिका चला रहा है या शायद भारत का भी इसमें इनडायरेक्ट हाथ है। भारत सरकार का फिलहाल नेपाल की सरकार को टॉपल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने कभी कोशिश नहीं की। पिछले 10-15 साल से हम, जब से किंग वीरेंद्र को वहां आउट कर दिया था 2006 में, तब से भारत सरकार एक न्यूट्रल स्टांस रखी हुई है। नेपाल की सरकार, जहां नेपाल की सरकार हमसे, भारत सरकार से मदद मांगती है, हम देते हैं। अभी भी अगर नेपाल की सरकार भारत सरकार से कोई किसी भी तरह की मदद मांगती है, चाहे आर्थिक मदद हो या अभी जैसे आंतरिक सुरक्षा के लिए अगर वो हमसे मदद मांगे, तो भारत सरकार उसको देगी। तो ये जो टूल किट है इसको कौन ऑपरेट कर रहा है? एम्बेसडर वोरा ने थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि श्रीलंका में भी ऐसा कुछ हुआ था, बांग्लादेश में भी शेख हसीना को एक टूल किट के इस्तेमाल से निकाला। क्या अमेरिका इसके पीछे है
ये सोचना पड़ेगा। आने वाले समय में आस्ते आस्ते चीजें बाहर निकलेगी। लेकिन ठीक है। क्योंकि मैं फौज में था, अंत में एक सेंटेंस कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सिर्फ पुलिस और फौज का इस्तेमाल करके जनता की पॉपुलर मूवमेंट को दबा नहीं सकती। हमने तो पाकिस्तान में भी देख लिया कि पीटीआई के कार्यकर्ता, इमरान खान की समय की बात कर रहा हूं, पीटीआई के कार्यकर्ता इतने रोष आक्रोश में थे कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में कैंटोनमेंट में घुस गए, कोर कमांडर के घर में घुस गए, और ना रेंजर्स ने फायरिंग की, ना पाकिस्तान के आर्मी के जवानों ने फायरिंग की। तो मामला नाजुक है, हमें बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और नेपाल में हमारे जो एम्बेसी है और भारत में जो हमारा नेपाल का दूतावास है, लगातार संपर्क में है। बिल्कुल जी। मैं फिर से दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि दीपक जी जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, जैन जी के जो लोग हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ओली सरकार को हटाया जाए और फिर से चुनाव करवाया जाए। ये ना केवल सोशल मीडिया प्रदर्शन है, जैसा कि आपने बताया, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये भी मुद्दे हैं उन लोगों के। तो ये समस्या केवल नेपाल तक सीमित है या फिर दक्षिण एशिया का भी बड़ा ट्रेंड है? आपने हर जगह इसको देखा है। पहली चीज बताना चाहता हूं मैम कि इसका जो बताया जाता है कि बहुत असर भारत पर पड़ेगा, नॉनसेंस। कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग बॉर्डर बंद कर देंगे। बांग्लादेश में हुआ था, ओ नॉर्थ ईस्ट इंडिया खत्म हो गया। श्रीलंका में ओ दक्षिण भारत खत्म हो गया। मैम ऐसे लोगों की बातें जो सोशल मीडिया पे कहते रहते मत सुना करिए। ये सेल्फ अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स होते हैं। हम लोग संभाल लेंगे। बहुत बड़ा देश है, बहुत शक्तिशाली देश है। ग्रुपी देवनाथ जैसी संतान है हमारे पास। वील डील विद दीज फेलोज। बेसिक इशू जो मैं देख रहा हूं कि वहां पर अब सत्ता पलट होने वाली है। अभी आपने जिक्र किया है ग्रूपी साहब ने कि चाइना हर जगह छा गया है। सर, बेवकूफ हैं चाइनीज, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। पाकिस्तान में देखिए आप क्या हो रहा है मैडम, आतंकिस्तान में। बेटा आप तो खैर उम्र में बहुत कम है मुझसे, 74 साल की मेरी उम्र। देख लीजिए वो सीपैक वीपैक बनाते थे ना, सब खत्म ठप। पाकिस्तान ने बोला मैं 1 रुपया वापस नहीं करूंगा। चाइना ने कहा मैं जा रहा हूं। पाकिस्तान घुस गया बिस्तर में। वो क्या है, वो पिंजड़े वाली मुनरिया कहता है, फूल मार्शल। वो जाके अमेरिका में जाके कहता है जी आ जाओ बलूचिस्तान में, मैं आपकी मदद करूंगा। चाइना बड़ा नाराज है, कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप इतना पैसा हर देशों में लगाएंगे, वापस ठेंगा मिलेगा आपको। ये नेपाल में भी होगा। चाइना इज इन ग्रेट ट्रबल, क्योंकि वहां से उसको कुछ वापस नहीं मिलेगा। कौन देगा वापस उनको? तो अब ये जो नई इलेक्शन होने वाली है, जिसकी मांग की जा रही है कि इसको बाहर निकालो, केयर टेकर गवर्नमेंट बने, इलेक्शन हो, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए और एक नई लीडरशिप आए। बेटा मैंने ये सूडान में देखा है, मैंने जिम्बाब्वे में देखा, मैंने इरिट्रिया में देखा, आर्मीनिया, जहां जहां मैंने काम किया, मैंने देखा इस प्रकार का जब प्रोसेशन शुरू हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन, उसको रोकना बड़ा मुश्किल। हमारे देश में भी जब उस लड़की का बलात्कार हुआ था, मैंने देखा था, मैं दिल्ली में था उस वक्त। बेटा इस प्रकार से सरकार हिल गई थी हमारी जब लोग सड़कों पर उतर आए थे। नेपाल में भी वही हो रहा है। कितनी गोली मार दोगे? 1 लाख को मार दोगे? नेपाल तो माओइस्ट इंसर्जेंसी 10 साल से गुजरा। ये प्रचंड फंड जो हैं, ये लोग वहां नौटंकी करते थे, ओली फोली मोली गोली, ये सब बड़े बड़े बातें करते थे। नेपाली लोग इसको भूले नहीं है। जिनकी 40 साल से ज्यादा उम्र है उनको याद है 10 साल तक जहन्नम बना दिया था इन्होंने इस खूबसूरत देश को। मेरे बहुत से दोस्त हैं वहां, बहुत पसंद करता हूं, कई बार जाता हूं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, ये नेपाल की इंटरनल इशू है। हम यही कहेंगे आप इसको सॉर्ट आउट करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर हमारी मदद चाहिए लीजिए। अगर अमेरिका का हाथ इसमें, जो हम कहते हैं अमेरिकन हैंड, मैम अमेरिका किसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है? उसके एजेंट है ना, नेपाली लोगों के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। भारत में हम कहते हैं CIA ऑपरेट कर रहा है। अमरीकी तो नहीं आते यहाँ दंगा करने के, हमारे लोकल लोगों को वो प्रोत्साहित करते हैं, पैसे देते हैं, जो भी करते हैं कि आप लोग दंगा करिए। सो मेरा मानना है नेपाल हैज बीन थ्रू दिस बिफोर। नेपाल इस समय समस्या में है, लेकिन समाधान नेपाल के लोग ढूंढेंगे, नॉन इंटरफेरेंस के आधार पर। हम इंटरफेयर नहीं कर। अगर चाइना इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, ऐसा तमाचा पड़ेगा उसको, बहुत देर तक याद रखेगा। बिल्कुल। मैं यूके देवनाथ जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से कठोर कार्रवाई की, गोली चलाना, कर्फ्यू लगाना, तो ये आने वाले समय में किसी और बड़े संकट को जन्म नहीं देगा? निशा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सुरक्षा बल जब भी फायर ओपन करते हैं, सारी डेमोक्रेसीज में सुरक्षा बलों को फायर करना अलाउ तभी होता है जब उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। हमारे देश में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी यह नियम लागू है। तो मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि सुरक्षा बलों ने जो फायरिंग की, पहली चीज तो जरूरत से ज्यादा फायरिंग की। 20
20 से ज्यादा लोगों को मौत हुई है और 200 से ज्यादा लोग बुलेट इंजरी की वजह से इंजर हुए हैं। तो शायद अनकंट्रोल्ड फायरिंग थी। तो मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि सुरक्षा बलों ने जब फायर खोला था तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही खोला था। देखिए, भारत में तो हमारी चेक्स एंड बैलेंसेस सुरक्षा बलों के ऊपर इतनी अच्छी है कि जो मजिस्ट्रेट साहिबान मौके पर मौजूद होते हैं वो राइटिंग में देते हैं सुरक्षा बलों को ऑर्डर की फायर खोलो, और सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग दी जाती है कि फायर बहुत ही सीमित मात्रा में खोलनी है, हवा में फायरिंग करनी है और किसी भी हालत में लोगों को गोली का प्रहार ना झेलना पड़े, इस तरह से फायरिंग करनी है। बांग्लादेश में भी हमने देखा और अब नेपाल में भी होने वाला है कि सुरक्षा बलों के जो ऑफिसर्स हैं इनको अब चिन्हित किया जाएगा, इनके ऊपर बेसरकारी यानी आउट ऑफ प्रोसीजर जनता अदालत चला देगी और इन सबको मेरे ख्याल से बहुत ही प्रताड़ित किया जाएगा। बांग्लादेश में वो प्रोसेस ऑलरेडी ऑन है। बांग्लादेश में तो उनके सुरक्षा बल के जितने ऑफिसर्स हैं, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के ऑफिसर्स हैं, वो सब मजबूर हुए बांग्लादेश छोड़कर भारत में आकर शरण लेने के लिए। बांग्लादेश में एक और चीज जो हो रही है वो है कि जो ऑफिसर्स थे उनके घर वालों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बोल के कि इन्होंने गोली क्यों चलाई। ऐसा ही कुछ दमन चक्र नहीं कहूंगा, ऐसा ही कुछ काउंटर रिएक्शन नेपाल में भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डेमोक्रेटिक जो संस्थाएं हैं नेपाल में जल्दी से मजबूत होंगी। 2-3 चीजें और करनी पड़ेंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन जो लोग हैं सड़क पर, इनकी मांगों को आस्ते आस्ते मान लेना चाहिए। 26 जो ऐप पर बैन लगाया था उनको तो हटा ही देना चाहिए। क्या संसद निलंबन का जो मांग है उसको मान सकते हैं? उस पर कम से कम ऐसा भरोसा देना चाहिए कि सोच रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई भतीजावाद बंद हो, पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्हें निलंबित किया जाए। इस पर भी नेपाल सरकार को इनको भरोसा देना चाहिए कि वह कार्रवाई करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज 11, 12, 1 बजे तक इन प्रदर्शनकारियों पर कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो एक पॉइंट होता है टिप ओवर, जिसके बाद सरकार के लिए या फौज के लिए मामले को कंट्रोल करना असंभव हो जाता है। तो अगर 12, 1, 2 बजे तक प्रदर्शनकारी संतुष्ट होकर अपने अपने घर में वापस नहीं गए तो फिर वो क्रिटिकल मोमेंट आएगा जिसके बाद प्रदर्शनकारी फिर से संसद में चले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के घर में घुस जाएंगे। बिल्कुल जी, ठीक है। मैं फिर से दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी। दीपक जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की छवि पर इस संकट का असर कितना देखने को मिलेगा? मैम, सच बात आपको बताऊं, ये हम लोग जो भी कुछ कहें, छोटा सा देश है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, कौन परवाह करता है। अभी ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है ना, आज वर्चुअल समिट है। भारत, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, भारत को भूल जाइए, उनमें से और कौन परवाह करता है। अर्जेंटीना क्या परवाह करता, पेरू क्या परवाह करता है, साउथ अफ्रीका क्या परवाह करेगा नेपाल में क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय छवि पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ पड़ेगा, लोग कहेंगे शाबाश, लोग भ्रष्टाचार के अगेंस्ट सड़क पे आ गए तो बहुत अच्छी बात हुई है। तो मेरा ये मानना है कि ये डोमेस्टिक इशू है, ये डोमेस्टिक इशू रहेगी और बहुत जल्दी इसका समाधान हमको मिलेगा। ये कहना कि दुनिया बदल जाएगी, हिल जाएगी, चंद्रमा को आग लग जाएगी, एक दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, ये सब क्या कहते हैं, हमने देखी है दुनिया की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। कुछ नहीं होने वाला, और 10 दिन के अंदर आप देखेंगे इट विल सबसाइड, वहां पर फ्रेश इलेक्शन होंगी, केयर टेकर सरकार आएगी, सब शांत हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, चाय पियेंगे, ओ मेरे भाई, मेरी बहन, देखिए क्या हो गया, इतने लोग मारे गए, चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। आई हैव सीन दिस टाइम एंड अगेन इन माय करियर बेटा, बहुत बात, बहुत देशों में देख, शांति आएगी, जल्दी आएगी। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर विषय पर अपनी राय साझा करने के लिए। वही देश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। हम देख रहे हैं नेपाल में कुछ युवा, जो जिंजी वाली जनरेशन है, वो सड़कों पर उतर आई और हिंसा का रास्ता अपना लिया। आपको लगता है कि हिंसा अपनाना, अगर कोई देश अपने देश हित में कोई फैसला ले रहा है, ये सही रास्ता है? लोकतंत्र में हिंसा का कोई महत्व नहीं है, बहुत सी बातें आपसी बातचीत से भी निकल सकती हैं। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
तो केंद्र मंत्री ने क्या कुछ कहा आपको वो भी हमने सुनवाया। तो नेपाल में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ ये न केवल सोशल मीडिया का एक मुद्दा था बल्कि युवाओं की आवाज थी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।